रंजीत भाई गो विज्ञान चिकित्सक है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हैं और बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी है। जैसे किडनी का ऑपरेशन कराने की जैसे स्थिति रहती है तो उसमें भी वो बिना ऑपरेशन के ही किडनी का इलाज कर देते हैं। ऐसे गो विज्ञान में उनका बहुत अच्छा अनुभव है। जी जी रंजीत भाई। जी ओम, सभी को प्रणाम, सादर वंदन, सुप्रभात सभी को। ओम सर। योगाचार ओम योगाचार के सभी सदस्य, पतंजलि के सभी सदस्य, देश हित कार्य में लगे हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर वंदन। कक्षा आज जो होगी प्रकृति की चिकित्सा, क्योंकि प्रकृति अपने आप चिकित्सा करती है। ये किसी ने सोचा है, समझा है, जाना है, माना है। कुछ चीजें होती हैं, उसके दो पहलू होते, या तो जान लीजिए या मान लीजिए। माना तब तक जा सकता है जब तक हम जान नहीं पाते, और जब जान लेते हैं और जानने के बाद में अगर उसमें कोई भी फेर बदल नहीं होता है, यानी कि उसका और कोई अन्य आगे का किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं होता है, अंतिम स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं, उसे हम सत्य कहते हैं। आज मैं सत्य की परिभाषा इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि सत्य को यह कहा गया कि जो सुना है, जो लिखा है, जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो आप सभी मित्रों से मैं आग्रह चाहूंगा, क्या यह सत्य है? जवाब चाहूंगा, क्या यह सत्य है? क्या यह श्री कृष्ण भगवान ने कहा है? जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। ये मन को बहलाने के लिए है, लेकिन कर्म प्रधान चीज है। जो कर्म मेन चीज प्रधान है इसमें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाख। ठीक बात है। कर्म के हिसाब से अगर हम गिनती करें और उस गिनती के अनुपात में हमें जो फल मिलता है उस पे संतुष्ट होना है हमें, ये कहा गया था कृष्ण ने। लेकिन कर्म पहले करना है, और श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि हे अर्जुन, हे मनुष्य, तो उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जो दोषी है और उसे खत्म कर, उससे न्योछावर कर दे। ये कहा था श्री कृष्ण ने, जबकि ये नहीं कहा था जो हो रहा सो अच्छा हो रहा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा। अगर मैं इसका शुद्धिकरण और थोड़ा परिभाषित आज की भाषा में करूं, अपने विषय पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कर देता हूं, क्योंकि धर्म का विषय भी आने वाला आगे में। तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, यानी कि 2-4 साल पहले या महीने 2 महीने पहले हमारे मोहल्ले से एक लड़की को कोई भगा के ले गया तो अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद में हमारे पड़ोस में से कोई भगा के ले गया तो अच्छा हुआ। फिर भी मैं बैठा रहा, कुछ हो रहा सो हुआ सो अच्छा होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। अगले दिन मेरे ही घर से कुछ गया तो जो हुआ सो अच्छा होगा। आगे और कुछ होता रहेगा तो होगा सो अच्छा होगा। तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने यह कहा कि तू दोषी को तत्काल दोष दे, तत्काल उसका निवारण कर, ये कहा गया। ऐसा नहीं कि हाथ में चूड़ियां पहन के मुट्ठी बांध के बंधे रहे कि कानून के हाथ है, वो है, वो है, वो है। ऐसा करने के लिए कतई नहीं कहा गया। श्री कृष्ण ने यह आदेश दिया था गीता में, श्री भागवत मत गीता में, कि आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंच जो दोषी है। समझ में आया होगा इसका, मैं आगे और ले लूंगा इसके बारे में सत्र। अब हम चलते हैं सत्य की परिभाषा की ओर, थोड़ा चल लेते हैं, फिर हम प्रकृति की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न कल के थे, उसको भी निवारण करेंगे। उससे पहले, निवारण करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का निवासी हूं, और गो विज्ञान के तहत मैं सिखाता हूं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें खुद अपने शरीर का वैज्ञानिक बन के, खुद अपने शरीर का विज्ञान जान करके, वैज्ञानिक आधार पर अपने आप स्वतः या खुद कुछ
कुछ चिंतन करके तर्क और वितर्क और आज के मौसम को, समय को, स्थिति को, उम्र को देख करके खुद चिकित्सा कैसे कर सकता है, सेल्फ चिकित्सा इसे कहा जाता है, ये मैं सिखाता हूं। मैं निकल पड़ा हूं 10 लाख लोगों तक की मेहनत कर लगाने के लिए, ये सिखाने के लिए। उसमें आप सभी का साथ चाहिए, आशा है मुझे साथ मिलेगा पूरा। आइए हम चलते हैं आज के उस सत्र की ओर जो सत्य है। सत्य की अगर बात करूं तो सत्य को हम कैसे आकलन करते हैं। मैं यहां से भीलवाड़ा से निकला इंदौर की तरफ जैसे ही निकला, छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इंदौर की तरफ जैसे ही निकला तो मेरे को नीमच से फोन आता है कि रास्ते में आग लगी हुई है, आप कैसे जाओगे। कुछ समय के लिए मैं चिंतित हुआ और चिंतित होने के बाद में मैंने कहा यार बात तो सही है, मेरे अपने परिचित का ही फोन आया, आग लगी। मैंने बिना परीक्षण किए हुए गाड़ी को रोकने की कोशिश की और मैं बोला चलो आग लगी है, आज नहीं जाना। लेकिन फिर भी दूसरा मन कहा कि मैं चलो चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे ही निकला तो अग्निशमक दल वहां पे आ चुका था और आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे धुआं मिला, जो काला काला सा हो रखा था और धुआं ऊपर चल रहा था। जब उसकी बात सुनी और वो प्रत्यक्ष धुआं देखा तो अपने मन में मैंने अपने आप में यह सहानुभूति कर ली कि भाई वाकई में आग लगी थी, लेकिन उस समय लगी थी, अब वो आग नहीं रही। अब मेरा पाथ जो है वो गतिशील है, मैं आराम से जा सकता हूं इस रास्ते से। तो मुझे आंखों से देखने पर, मेरे विचार से तब वो सत्य साबित हुआ, तब मैं देख चुका था, क्लियर हो चुका था। इसके साथ साथ अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, अमिताभ बच्चन मर गया है और उसकी लाश जा रही है। कई लोगों ने उसको कई व्हाट्सएप पे भेजा, इधर उधर भेजा और इतना व्यतीत हो रहा था कि सत्य है, चारों बाजू वही लाश ही लाश जा रही थी। मैंने भी देखा शायद हो सकता है, लेकिन मैं उसे जानता था कि ये अजमेर की दरगाह में रोज हर साल चादर चढ़ाने जाता है, तो ये ऐसे तो नहीं जा सकता, ये तो और कुछ बदलाव तो करेगा और कुछ गलतियां तो करेगा, ऐसे इतना जल्दी तो नहीं जाने वाला। मैंने पता किया तो पता चला ये न्यूज पूरी झूठ थी। वो सारी न्यूज टीवी चैनल पे आ चुका था, सारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। तो यहां भी अपने को बुद्धि का उपयोग करना है। परीक्षण करने के बाद हमें जो मिलता है हमारी बुद्धि के अनुसार और यथार्थ सत्य, जिसमें कोई आगे चल के कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई बदलाव होने की कोई संशय नहीं है, उसे हम सत्य कहेंगे। श्रीमान जी ये सही है? या बाबा वाक्यम प्रमाणम जो बाबा जी ने कह दिया वो सत्य है? या आज के पुराणों में, आज के किसी शास्त्र में लिखा वो सत्य है? क्योंकि देश कई सालों से गुलाम रहा है तो उसकी छाया तो पड़ने वाली है ना। जी प्रणाम। ओम जी, सही है? सही है। सही है, सही है। अच्छा, मैं बहन से और मित्रों से चाहूंगा कि कल के कुछ प्रश्न थे, कल हमारा जो सत्र था उसके कोई प्रश्न थे तो मैं पहले वो लेना चाहता हूं, उसके बाद अपना प्रकृति का नियम बताना चाहता हूं, जो प्रकृति अपने आप चिकित्सा कैसे करती है, क्या हो रहा है उसमें, और हम अपने आप की अपने शरीर की प्रकृति चिकित्सा कैसे कर रही है ये भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी कल के सवाल थे वो आप। जी ओम। ओम जी। भाई कल का सवाल ये था कि जी हमारे एक चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया जी प्राकृतिक खेती पे जी। कि सर्दियों में हमें पानी ज़्यादा चाहिए, सुंदर। और आपने कहा कि गर्मियों में पानी, और व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि गर्मियों में ही पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जी तो इसमें थोड़ा सा दिमाग अटका हुआ है, तो कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो भाई भी बहुत अच्छा बता रहे थे और आपने भी बताया, बहुत अच्छा बताया, तो लेकिन विरोधाभास है दोनों बातों में। बस यही प्रश्न था। आपकी आईक्यू या अपना बुद्धि क्या कहता है ये बताया इस पहले। मैंने कह दिया, मैंने प्रवचन दे दिया, मैं बहुत ही एक अच्छा आदमी हूं। आप मान लीजिए मैंने 10 बार पीएचडी करी है। कितनी बार? 10 बार पीएचडी करी।
और 10 बार पीएचडी करने के बाद हमारा समाज, मैं किसी को भी गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बहन, ये समझिएगा, और मेरा किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसा विरोधाभास नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकल खुद के ऊपर पहले करता हूं और फिर पूछता हूं। जी बोलिए। जी भाई, हम भी जानकारी के तौर पे पूछ रहे हैं, हो सकता है जी हम जी कुछ क्योंकि जी मेरा तो आईक्यू यही कहता है कि गर्मी में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। चलते हैं आगे। सत्य की मैंने परिभाषा बता दी, और जिस परिभाषा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आप उसे साबित कर चुके हैं। जिस प्रकार की आपने कहा कि मनुष्य जीवन में या प्रकृति के जीवन में गर्मी में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, यह सत्य है। शरद जी वर्मा का भी हैंड राइज आ रहा है, उनसे भी पूछ लीजिए। जी बताएं। जी सर, मुख्य अतिथि जी को प्रणाम। जी प्रणाम। आनंद। सर मैं थोड़ा वजन कम करना चाहता हूँ जी। हाँ, ये देखिए आप, मैं आता हूं इस विषय पे। हर एक मनुष्य आज की तारीख में 92% लोगों के पास बीमारी है और 70% लोगों के पास ढाई बीमारी है। कितनी? ढाई बीमारी एक व्यक्ति के पास। 2 से अधिक बीमारी को ढाई बीमारी कहते हैं। बीमारी नहीं है ऐसा नहीं है, और इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सॉल्यूशन तो है, लेकिन आप दो दिन और 3 दिन और जुड़िए, 1-2 दिन, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब तक आप अपना विज्ञान, खुद का विज्ञान नहीं समझेंगे। कृषि करने वाला, खेती करने वाला व्यक्ति अगर गेहूं को नहीं जानता, गेहूं की उम्र को नहीं जानता, गेहूं को कब पिलाना, कब क्या करना वो नहीं जानता, तो वो खेती नहीं कर सकता। यूट्यूब से कभी नहीं कर सकता, गूगल से कभी नहीं कर सकता। हालांकि ये सुविधाएं हैं, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है तुलसी हमारे यहां 3 प्रकार की होती है और गूगल बाबा के पास 2 प्रकार की। क्या आप में से कोई बताएंगे तुलसी 3 प्रकार की है? रामा तुलसी और श्यामा तुलसी और बोबई वाली तुलसी जो पहाड़ों में जंगलों में होती है। जी जी, हरिद्वार तुलसी, ठीक बात, बहुत ही अच्छा कहा। उसे हमारी भाषा में हरिद्वार तुलसी जी। सर कपूर तुलसी और मरुआ दोना है, एक तुलसी होती है, और उसके बाद एक गंगा तुलसी होती है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी तो है ही। तुलसी 51 प्रकार की बताई गई सर। जी, मुख्य रूप से 3 प्रकार की है जो हर क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के हर कोने में 3 प्रकार की पाई जाती है, और गूगल बाबा के पास 2 ही है, यानी कि अधूरी जानकारी है। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं, अधूरी जानकारी है। अभी मैं कल अपना सत्र खत्म होने के बाद में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉर्ट कहानी बताता हूं मैं। एक मित्र से मिला था, उसने 10 बार पीएचडी कर रखी थी, और उसने किसी भी हॉस्पिटल में वहां पे उसने अप्रोच लगाई। उसने 50 लाख रुपए की सैलरी भी पाने की कोशिश करी, और उसको मिलती भी है। वो लेके गया 12 पन्नों का अपना चार्ट, 12 पन्नों का चार्ट लेके गया। उसके अंदर पूरा पूरा उसका बायोडाटा था, उसका जन्म से लगा करके अभी तक का बायोडाटा था। यानी कि उसने क्या पढ़ा, गणित पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, उसने होम्योपैथी पढ़ा, डॉक्टरेट किया, बहुत सारी पेपर थे उसके अंदर, और सर्टिफाइड थे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। एक बंदा ये है। अब आगे वाले ने सिलेक्शन करना था, पेपर देखा और उसने सिलेक्शन कर दिया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पे पेपर जाता है, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पेपर जाता है, तो पुलिस स्टेशन की ओर से संपर्क होता है। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन पे पेपर पहुंचा हो, पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन में, ये आदमी को हम 50 लाख रुपए सैलरी तो देंगे, लेकिन लगा तो रहे हैं, लेकिन इसकी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पे पहुंची, तो उसने पाया कि इसने तो मर्डर भी किया, और इसने तो, इसका तो पूरे मोहल्ले में ऐसा नाम खराब है, जो बच्चियां बाहर भी नहीं निकलती, इसके सामने आ जाए तो साइड में होकर के जाती है। मुझे बताएं, क्या ये चीज सर्टिफिकेट में मेंशन है? महानुभाव, नहीं। क्या ये चीज को बताना चाहेगा? मेरी कमी में बताना चाहूंगा क्या पेपर में, ऑन पेपर एविडेंस के साथ में? जी नहीं। बताना चाहूंगा। चलिए, यहां पे सत्य साबित हुआ, यानी कि ऑन पेपर जो भी रिकॉर्ड है
वो थोड़ा है, कुछ है, कुछ यानी कि वो केवल जो सर्टिफाइड है, जो जिसमें उसने यक्षता हासिल की, जिसमें उसने योग्यता हासिल की, केवल वही है। लेकिन उसकी और भी योग्यता है, और भी योग्यता का मतलब मर्डर करने में भी उसकी योग्यता है, वो होशियार है, घिनौने काम करने में भी वो होशियार है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट उसने नहीं ले रखा, क्योंकि ये समाज के अंदर बदनामी का ठीकरा होता है। लेकिन अगर उसे काम मिल जाए ऐसा मर्डर करने का, ऐसे घिनौने काम करने का, तो वो परिपूर्ण रूप से कर सकता है। आइए हम चलते हैं प्रकृति के ओर। आज सुनने में आता है कि हल्दी करक्यूमिन होता है, बादाम में वो होता है, काजू में वो होता है, ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। बहुत सारी रील्स आती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण आते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन मैंने उन व्यक्तियों को भी देखा है जो बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, मुनक्का खा रहे हैं, उनके भी पाइल्स है और उनका चेहरा भी कभी कभी सिकुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? आइए हम जानते हैं, इसकी भी जांच पड़ताल कर देते हैं। जांच पड़ताल करनी चाहिए, जांच पड़ताल करने में कोई दो राय नहीं है ना। नहीं है। करिए करिए करिए। क्योंकि हमें ना किसी भी साहित्य का प्रमाण लेने से तो क्या है, साहित्य आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पता नहीं है ना, लेकिन हम बुद्धि से तो प्रमाण कर ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। बादाम के पास गए और बादाम ने अपने गुणधर्म बता दिए, और हमारा किसान 20 किलो मूंगफली बेच करके 1 किलो बादाम खा रहा है। ना तो उसकी दाढ़ में आती है और ना उसके पेट तक पहुंचती है, और 20 किलो मूंगफली में उसका पूरा परिवार तरोताजा हो जाता है। गुणधर्म की अगर बात करें तो विज्ञान जितना जानता है, विज्ञान के पास जितने सर्टिफिकेट हैं, या विज्ञान के पास जितनी समझ है, उसने सटीक प्रमाण अनुसार लिखित में दिया है और सत्य दिया है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या विज्ञान को यह अधिकार है, उस विज्ञान को, आज के आधुनिक विज्ञान को यह अधिकार है क्या, बादाम कश्मीर वालों के लिए अच्छी है और मूंगफली हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी वालों के लिए अच्छी है? क्या उस वैज्ञानिक ने यह बताया है? नहीं बताया। नहीं बताया ये। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को डामाडोल करना है। 1000 रुपए किलो का अगर एक डब्बे में थोड़ा सा भी है और 5-10 दाने भी अगर आपने गेस्ट के सामने अपने परोस दिए, तो उसे लगेगा ओहो मजा आ गया। मूंगफली रखेगा तो जैसे लगता है गरीब। लेकिन मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ में कह सकता हूं, एक बच्चे को बादाम खिलाइए और एक बच्चे को मूंगफली खिलाइए, गुड़ के साथ में, मिश्री के साथ में, लाल मिश्री के साथ में, दिमाग बादाम से भी ज्यादा मूंगफली में आएगा। अगर वो राजस्थान का है, अगर वो एमपी का है, अगर वो गुजरात का है, अगर वो कश्मीर का है, तो उसे मूंगफली से दिमाग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रकृति की अपनी परिभाषा है। जिस देश, जिस काल, जिस परिस्थिति, जिस अवस्था में जो व्यक्ति पनपा है, जो व्यक्ति बड़ा है, उसके लिए प्रकृति ने वहां व्यवस्था कर रखी है, उसकी भूमि में व्यवस्था कर रखी है, उसको क्या खाना है, क्या लेना है, क्या करना है। मैं सेव मंगाता हूं बाहर से, मैं कीवी मंगाता हूं विदेश से, क्योंकि कीवी एक तो 300 रुपए किलो मिलती है, दूसरा उसमें वैज्ञानिक पेपर है। मूंगफली के पेपर बनाएगा कौन? 40 रुपए किलो वाली बेचारी। बेर के, एप्पल वेर के बेर के पेपर बनाएगा कौन? बेचारे 4 रुपए 6 रुपए किलो है। क्या मिलेगा? पेपर तो उसके बनते हैं जो 10,000 रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो की चीज है। मुझे बताया गुणगान उसी का होता है जिसकी लाख रुपए सैलरी होती है, या 10,000 वाली सैलरी का गुणगान होता है क्या? नहीं। अब यहां अपनी बुद्धि लगाए, मूंगफली अच्छी है कि बादाम अच्छी है? हमारे यहाँ तो मूंगफली अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ मूंगफली अच्छी है। जिस देश, जिस काल, जिस परिस्थिति, जिस अवस्था में जिसे जो सुलभ और मौसम के अनुसार उपलब्ध है, वो चीज आपके लिए हितकर है,
वो चीज आपके लिए फायदेमंद है। यहां समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने शरीर के परमाणु को, जैसे अणु परमाणु की अगर बात करें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जी डॉक्टर साहब, अशोक भाई साहब, आवाज, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ना, अकेला मैं नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी से अच्छा होता है। जी जी, विज्ञान अच्छा बताता है, सही बताता है, आज की साइंस भी सही बताती है, अच्छी बताती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, वो जितना जानती है ना उतना ही बताती है। हमारे देसी गाय के गोबर में 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा प्राचीन विज्ञान कहता है, लेकिन आज का विज्ञान उसे केवल मीथेन गैस पे पकड़ के बैठ चुका है। जो भी मीथेन देसी गाय के गोबर में नहीं है, खराब जो गैस है वो जर्सी गाय में है, और उसी का सैंपल चला गया वहां पे। स्थिति यह है कि एमपी में, मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में इतनी साफ सफाई है कि वहां गाय सड़क पे अगर दिख जाए तो प्रशासन थोड़ा हिल जाता है। लेकिन यही गोबर हमें पूजा जाता है, इसी गोबर की हम दुरुस्ती, ये स्थिति कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं चिकित्सा की ओर। तो चिकित्सा पे जाने से पहले हम यत ब्रह्मांड तत्पिंड की जो बात कर रहे थे, यत ब्रह्मांड तत्पिंड के आधार पे, और एक हमारा प्रश्न था कल का, एक सेकंड शेयर करता हूं। हमारा प्रश्न था कि हम बंदर से इंसान बने, तो ये डार्विन ने कहा था, ये डार्विन की जो बात थी उस पे चल रहा था विचार। तो आप और हम एक ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारत प्रांत में रहते, भारत देश में रहते हैं, तो आपने कुछ यज्ञ और अनुष्ठान करवाया है किसी ने? जी करवाया। जी करवाते हैं। करवाया जी है? जी जी आप में से कोई शर्मा या पंडित से हैं? जी नहीं, शर्मा पंडित से नहीं है, हम लोग तो करते हैं, गायत्री परिवार से हैं तो करते ही हैं। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ही अनुष्ठान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो हम एक श्लोक बोलते हैं, उसमें जैसे अघन मासे एकादशी तिथि और शनिवारे मैं ये जाति से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, और उसके बाद संकल्प छोड़ते हैं, संकल्प। संकल्प। उसके बाद में एक नंबर वाला कुछ बोलते हैं पंडित, क्या बोलते हैं बताएं जरा कोई? एका कोटि 96,0870 या 880, ऐसा 76 ऐसा कुछ चल रहा है अभी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी ने सुना हाँ, है? सम्मत के बारे में बोलते, सम्मत। सम्मत तो ठीक है, इसके बाद में एक संख्या बोलते हैं वो लास्ट में, आप पता कीजिएगा, एक संख्या बोलते हैं जो 1,96,00,000 के ऊपर चल चुकी है, यानी कि 1,96,00,000 साल हो चुका है हमारे इस जीवन को। और दुनिया की ऐसी अब तक कोई ताकत नहीं है जो एक मच्छर जैसा दूसरा मच्छर बना दे, तो इंसान तो दूर की बात है। विज्ञान ने टेस्ट ट्यूब बेबी कर दिया ना, क्लोन टेस्ट बनाना चालू कर दिया, क्लोन।
हाँ, वैसे तो ये बन रहे हैं, कई सारे रोबोट वगैरह भी बन रहे हैं, क्लोन वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन क्या वो इसी ब्रह्मांडीय स्थिति के आधार पर चल पाएंगे? सर रियलिटी तो नहीं बना पाए अभी तक। और सारा चीज, हर शरीर का हर पुर्जा बनाने के बाद में क्या उन्होंने प्राण डाला है? और पूरी विज्ञान में, आज की पूरी साइंस में प्राण नाम का कोई भी शब्द कहीं पे है तो मुझे वो पेपर की प्रतिलिपि दीजिए। नहीं है। जब प्राण ही नहीं है तो खोखा है। हालांकि हमारे जैसा का जैसा सेम काम करने वाला रोबोट बन गया है, लेकिन उसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो उतना ही प्रोग्रामिंग किया जाता है जितना हमें जरूरत है। जैसे हम रोते हैं वो भी रोता है, हम हंसते हैं वो भी रोता है, हम चलते हैं वो भी चलता है, हमारे साथ साथ चलता है, स्पेस बना करके चलता है, एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन आपको पता है इससे पहले जो बनाया गया 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो बनाने वाले को उसने हमला कर दिया था, फिर उसको ताबड़तोड़ फायरिंग के माध्यम से उसको जलाया गया, खत्म किया गया। आपने सुना होगा रोबोट की कहानी, या नहीं सुना तो ये आप सबके मान लीजिए। प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग हम इतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। क्या हम ईश्वर वाली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्या पृथ्वी नहीं इधर कर से सकते। उधर घूम रही है वो कर सकते हैं? क्या सूरज चक्कर काट रहे, पृथ्वी चक्कर काट रही है, हमारी सर्दी गर्मी बारिश आ रही है, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि शेर को मांस खाना है और कब खाना है, कितना खाना है, ये उसको पता है? क्या हम ये प्रोग्रामिंग उसकी डिसाइड कर सकते हैं? गाय को घास खानी है, ये क्या हम ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? तो ये सब डीएनए में डालना, ये सब प्रोग्रामिंग करना परमपिता परमेश्वर का काम है, और उससे बड़ा कोई मुझे आज दिन तक मेरी समझ में नजर नहीं आया। इसका भी हम अध्याय लेंगे आगे। अभी हम आज जान लेते हैं प्रकृति शरीर और मनुष्य शरीर। यत ब्रह्मांड तत् पिंड का जो एक श्लोक है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे पिंडेश ब्रह्मांडे ब्रह्मांडेश पिंडे, ये कहा जाता है। तो ब्रह्मांड है क्या और पिंड है क्या? पिंड तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हमारा शरीर है, इसे हम पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की अगर हम कल्पना करें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो हम मोटा मोटी हमारे आसपास जो दिख रहा है ना, इसी की कल्पना कर लेते हैं, इसी के ऊपर विचार कर लेते हैं। इसी के ऊपर विचार करते हैं तो हमें पाया जाता है का इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली गतिविधि में सर्दी गर्मी बारिश हमारे शरीर में प्रवृत्ति पे कफ पित्त वात, वात पित्त कफ कहता है, लेकिन वो वर्षा, और इसके कारण मैंने ये लिखा है। अगर त्योहार की बात करें तो दीपावली, होली और रक्षाबंधन मुख्य त्योहार यही है महानुभाव। जी सर, हाँ यही है सर। अगर मुख्य त्योहार यही है, मुख्य रोग भी यही है, और मुख्य मौसम भी यही है, मजे की बात और बताऊं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये भी तीन ही है। और आनंद की बात बताऊं, बचपन जवानी और बुढ़ापा ये तीन ही है। मजा आया? आ रहा है बिल्कुल, बहुत तो आ रहा। चीजें जब तीन ही है तो हम आगे क्यों जा रहे हैं, इतना आगे क्यों जा रहे हैं? जब हमारा इन तीन से काम चल सकता है तो क्यों हम दूसरे के बनने में पड़ रहे हैं, दूसरे के फंसावे में आ रहे हैं? हालांकि आप में से कई विद्वान होंगे जिन्होंने पीएचडी कर रखी होगी, डॉक्टरेट कर रखी होगी, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो उसी समय आप मुझे रोक सकते हैं किसी भी टॉपिक पे ऊपर, मैं किसी भी प्रकार से बुरा नहीं मानूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हम मौसम की यत ब्रह्मांड तत् पिंड के आधार पे हम ब्रह्मांड शरीर को जानेंगे, हम हमारे शरीर को जानेंगे। जानने से पहले मैं आपको ये सूचना दे देता हूं कि जो चीज ब्रह्मांड में घटित घटना होती है ना,
वही सारी घटनाएं हमारे शरीर पिंड में भी होती है। और ये मैं आपको परीक्षण करके अभी बताने वाला हूं। आप में से कोई मित्र मुझे इन 12 महीनों के नाम बताएंगे जो हमारे देसी महीने हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगन, पूस, माव, हेलो, फाल्गुन। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई। आ रही ना, आवाज आई है? आ रही है, आ रही है। चीफ गेस्ट महोदय, आवाज आई है आपको? एकदम क्लियर आ रही साहब। 12 महीने यही है ना? हाँ हाँ, यही है। और हम अंग्रेजी महीने जैसे जैसे चालू करेंगे वैसे वैसे हमारी गलतियां प्रारंभ होना चालू हो जाएगी, क्योंकि जब जब हमने नामकरण किया या नाम बदला, घटनाएं वहीं से चालू हो गई। आवाज आवाज कहाँ चली गई? आवाज आवाज आ रही है साहब मेरी? तो आप नेटवर्क में नहीं है अशोक जी। आवाज आ रही आ है। रही सर, आ रही आवाज, बहुत अच्छे से आ रही। कुछ लोगों का नेटवर्क खराब होने से आवाज नहीं जा रही है। नहीं जा रही। नहीं, कोई बात अच्छा आज है, मौसम आवाज खराब है। वैसे तो सुबह की कक्षा होती है, उसमें फायदा यह है कि 2 GB जो है उपयोग में आ जाता है, अन्यथा 2 GB खत्म हो जाता है और शाम की कक्षा में पता चलता है आवाज ही नहीं आ रही, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। चलिए आगे आगे हम आगे आगे अब आया। जी बात कर रहे थे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हमारे महीने हैं। जब जब नामकरण बदला, जब जब नाम बदले गए, तब तक हमारे देश में घटनाएं हुई। हमारी भाषा बदली गई, घटना हुई। हमारा पहनावा बदला गया, हमारी घटना हुई। हमारे देश का नाम बदला गया, घटना हो गई। हमारी शिक्षा बदली, घटना हो गई। अगर ये पुनः स्थापित हो जाए ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र बन सकता है, दुनिया का। तैयार हैं आप इस पाथ पे चलने के लिए? संघर्ष करना पड़ेगा, बिना बिल्कुल संघर्ष सर, के बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि भारत से इंडिया बना तो उसने जनवरी फरवरी जान लिया, और वो पंचांग आज घर में आ गया जिसमें मलेच्छों के त्योहार, किसी और के त्योहार, किसी और के त्योहार, लेकिन हिंदू का त्योहार नाम धीरे धीरे लुप्त होते गया। सनातन का त्योहार धीरे धीरे लुप्त होते गया। आया कि नहीं आया? जी। और आज की आया, कॉलेज बिल्कुल के आया। किसी भी बच्चे को बता दो कब अगहन महीना चल रहा है या मंगसिर महीना चल रहा है, तो उसे पता नहीं। उसे यही पता है कि दिसंबर चल रहा है और आने वाली 31 को हम पार्टी में जाएंगे। ये कॉलेज अभी की तो स्थिति अगन चल रहा है सर। जी, अगन चल रहा है। आइए बात करते हैं महीने के बाद। अभी आप आज और कल पूरे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो हाथों हाथ कीजिएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। आज और कल दोनों दिन आपको महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम प्रकृति शरीर और आपके शरीर को जोड़ने वाले हैं। जब वो जुड़ जाते हैं ना, तालमेल बैठ जाता है। मैं चाहता तो हर एक रोग की परिभाषा बता करके हर एक रोग का केवल ये बता देता, ये इलायची खाने से होता है, ये अदरक खाने से होता है, ये लौंग खाने से होता है, ये हल्दी खाने से होता है, लेकिन सभी का नहीं होता है। मुझे पता, आयुर्वेद में PhD किए हुए डॉक्टर आज दवाई लिखते हैं, उससे केवल और केवल 55% लोगों को लाभ होता है। येलोपैथी से जो गोली लिखते हैं उसमें किसी एक को भी लाभ नहीं होता, केवल सेंसर को खत्म कर दिया जाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। कुछ स्थान पर, कुछ जगह पर उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारी शल्य चिकित्सा खत्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हम शुरू करते हैं अगला महीना पौष और माघ की बात अगर करें। अच्छा, बुखार से सब परिचित है? जी जी जी। बुखार से सब परिचित होंगे, तो इससे भी परिचित होंगे। किसी किसी को ठंड लग के बुखार आती है और किसी किसी को गर्मी होकर के बुखार आती है, गर्म होती है। इससे भी जी परिचित हाँ, होंगे, जी हाँ। होगी। ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं, हमारी गाँवठी देसी भाषा की अगर बात करूं तो अगर सर्दी में बुखार आ जाए तो किसके कारण आती है? ठंड के कारण। ठंड के कारण। अगर वही बुखार गर्मी में आ जाए तो किसके कारण आती है? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। अच्छा वही बुखार बारिश में आ जाए तो क्या कहेंगे? बारिश के कारण। बारिश के कारण। जब ये कारण तीनों अलग अलग हैं तो निवारण एक हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, नहीं। नहीं होना चाहिए। या एक बंदा राजस्थान से दिल्ली जा रहा है, 3 गाड़ियां जा रही है, क्या एक बंदा 3 गाड़ियों में सवारी कर सकता है? बिल्कुल भी कर नहीं। सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि उसके लिए जो जिस समय के जो पर्याप्त है वस्तु उसे इस्तेमाल करके वो ठीक कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया ना बीमारी की परिभाषा? धीरे धीरे मैं क्लियर कर रहा हूं आपके शार्प दिमाग से ना, क्योंकि हमारे पास इतना तांडव आ चुका है, इतना मगज में भर दिया गया कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, जो हमारी कक्षा में जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसे हार्ट अटैक से कोई समस्या नहीं। वो देसी गाय का घी खा रहा है और महीने का 2 से 3 किलो खा रहा है। लकवा उसके घर में आ जाए तो कोई चिंता नहीं है ना, वो किसी भी मल्टी सिटी हॉस्पिटल में ले जाता है, किसी भी इसमें नहीं ले जाता है। यहां तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां वो ठीक कर चुके हैं और कर रहे हैं। यहां इसके साथ साथ देश का भला सेवा भी कर रहे हैं। हम जहां भी कैंप लगाते हैं साथ में आते हैं निस्वार्थ भावना से। चलिए हम पौष और माघ की अगर बात करें, पौष और माघ में प्रकृति के अंदर क्या होता है? प्रकृति के अंदर पौष महीने में ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक थोड़ी सी लॉजिकल बात भी बता देता हूं मैं आपको। अगहन, माघशीर्ष और पौष महीने में कुत्ते ज्यादा मरते हैं। पौष और माघ महीने में रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। कार्तिक महीने में बड़े बड़े केसेस जो होते हैं, अश्विन और कार्तिक महीने में बड़े बड़े जितने भी केस होते हैं वो निपट जाते हैं, यानी कि क्लियर हो जाते हैं, उनका सेटलमेंट हो जाता है। ये आप अभी विचार कीजिएगा, जो 10 महीने में एक्सीडेंट नहीं होते हैं वो केवल पौष और माघ महीने में एक्सीडेंट होते हैं। जो 10 महीने में डिले नहीं होता है वो पौष और माघ महीने में डिले होता है। इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी, इसके पीछे कोई न कोई राज है। अच्छा हम चलते हैं पौष और माघ महीने में। पहले हम कर लेते हैं सर्दी गर्मी वर्षा की बात। सर्दी गर्मी वर्षा यानी कि दीपावली, होली और रक्षाबंधन। जो भी मित्र, सखा, भाई बहन दीपावली का त्योहार घर में बैठ के दीप प्रज्वलित करके हवन आहुति दे करके यथा सामर्थ्य आधा घंटे से लगा करके 3 घंटे तक जिस प्रकार से वो बैठ सकता है, आवाहन कर सकता है, उस प्रकार से अगर करता है पौराणिक तरीकों के अनुसार, तो उसी एक दिन के अंदर उसके शरीर के अंदर उस विज्ञान के आधार पे होली तक की चिकित्सा निःशुल्क हो जाती है, बिना किसी एफर्ट के हो जाती है। जिस प्रकार सर्दी के अंदर हमें अग्नि की जरूरत होती है, तो वो दीप प्रज्वलित करने से, उस दिन हवन करने से, चंद्रमा के प्रभाव से वो इतना सटीक और हमारे शरीर को इतना ऊर्जावान बना देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उतना बन जाता है। इसके आगे अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो दीपावली की यथार्थ पूजा करने वाले व्यक्ति को किडनी, मूत्राशय, लीवर, पित्ताशय की बीमारी नहीं होती है। अब आप मित्रों में से अब मैं जानना चाहता हूं, क्या अब भी हमें
मैकडोनल्ड में, बर्गर में, 7 स्टार होटल में दीपावली मनाने की जरूरत है? कभी नहीं, ना पहले थी ना अब है। लेकिन आज के अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें या जो मेघालय यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों की बात करें तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास पैसा है तो हर दिन दिवाली है। कहते कि नहीं कहते? बड़े बड़े परिवार भी कहते हैं पैसा है तो दिवाली है, पैसा नहीं है तो नहीं है। और मजे की बात मैं बताता हूं, अभी सर्दी चल रही है, बहन का प्रश्न था पानी के ऊपर, लेकिन मैं उस बहन को और आप सभी मित्रों को यह कहता हूं कि जैसे ही दीपावली आ जाती है मैं 50 ग्राम से लगा करके 100 ग्राम गुड़ भी खा लेता हूं। मैं 3 चपाती खाता था, आज 5 चपाती खा लेता हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी असहजता नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होता। लेकिन यही आप मित्रों को मैं बता देना चाहता हूं, होली के बाद अगर मैं 100 ग्राम गुड़ खा लूं तो मुझे कोढ़ हो जाएगा, मुझे गर्मी हो जाएगी। और मैं अगर होली के बाद यही 5 चपाती बड़ी वाली उसके बाद भी खाना अगर चालू कर दूं तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, मुझे हजम नहीं होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। क्या आप में से भी कोई ऐसे मित्र हैं जो गर्मी के अंदर 2 चपाती खाते हैं और अभी 3 चपाती खाने लग गए? गर्मी के अंदर कम भूख लगती है और अभी ज्यादा भूख लगती है। गर्मी के अंदर समय होने पर ही भूख लगती थी, अब समय से पहले भूख लगती है। क्या ऐसा व्यक्ति है? हाँ सर, बिल्कुल। इसका मतलब ये है। प्रकृति का और शरीर का तालमेल तो कुछ ऐसा ही है। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब कहां ले जाओगे उस रोटी को, कहां ले जाओगे उस गुड़ को? पानी को तो आपने बता दिया, मिर्च को कहां ले जाओगे? आज मुझे पता है मिर्च में खाता हूं, ये करता हूं तो भी 2-5 मिनट में रुक जाता हूं, और यही मिर्च मुझे गर्मी में मना कर देती है, बोला हाथ कलर देख लिया ना, छूना तक नहीं, लाल कलर दिख गया बस छूना तक नहीं, इतना। और मजे की बात बताता हूं, ये सब मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं बताया कि गर्मी में मिर्ची कम खाना है और सर्दी में ठीक ठीक, गर्मी में गुड़ कम खाया जाता है, सर्दी में ठीक ठीक। ये सारी औषधियां हैं, ये सारे हमारे शरीर के ऑर्गन को ठीक करने के लिए ठीक समय पर लिया गया भोजन हमारी औषधि का काम करता है। चल रही है लाइट? मैं बोले जाऊंगा मजा नहीं आएगा, जवाब तो चाहिए। ठीक बता रहा हूं भाई साहब? बिल्कुल सही बता रहे हैं। अरे साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर देश एक है तो त्योहार भी एक ही जैसे मनाने चाहिए, ये स्थितियां चलने लग गई थी थोड़े दिन पहले। तो होली जो त्योहार मनाया जाता है, होली कैसे मनाया जाता है? होली का त्योहार जो मनाया जाता है, हम बाहर घूम करके पानी के साथ में, रंग बिरंगे कलर के साथ में, और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में दौड़ दौड़ के मनाते हैं, दौड़ दौड़ के मनाते हैं। जी जी। अगर इस समय, इस अवस्था में, इस स्थिति में जो व्यक्ति ये त्योहार नहीं मनाता है इस प्रकार, वो मान लीजिए, लिख लीजिए बॉन्ड पेपर के ऊपर 100 रुपए के ऊपर, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम गो विज्ञान संस्थान की तरफ से होगा, वो किसी न किसी जटिल बीमारी से ग्रसित होगा अगर इसका पालन नहीं करेगा। अब बता देता हूं इस दिन क्या होता है। इस दिन बड़ी आंत, हार्ट, मेरुदंड और मस्तिष्क की चिकित्सा होती है।
ये वो दिन है जो होली से लगा करके दीपावली तक का रिचार्ज करता है, भोजन के माध्यम से, यानी कि ठंडा भोजन, भोजन के माध्यम से यानी कि क्षारीय भोजन, भोजन के माध्यम से यानी कि पुराना भी चलेगा, भोजन के माध्यम से यानी कि तरल पदार्थ ज्यादा। मुझे बताएं, आप में से मैंने अपने आप से यहां से गो विज्ञान से आपको कुछ बेचा है अभी तक? जी। ये सारी वस्तुएं आपके घर में उपलब्ध हैं और इससे आप होली से रक्षाबंधन तक ठीक रह सकते हैं। जी जी। क्या अब भी आप दरवाजा बंद करके होली खेलने से परहेज करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई साहब। बिल्कुल नहीं, करना बहुत चाहिए। अच्छे दिल खोल के खेलेंगे। और इन त्योहारों में छुपा हुआ राज मैं आपको बताता हूं। दीपावली जो है भाइयों का त्योहार है, होली जो है भाभी देवर का त्योहार है, और रक्षाबंधन जो है बहन भाई का त्योहार है। अब क्या, ये क्यों? भाई होली का त्योहार भी भाई को होना चाहिए, होली का त्योहार देवर भाभी के ऊपर क्यों रखा गया? रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के ऊपर क्यों रखा गया? दीपावली का त्योहार भाई भाई की तरफ क्यों रखा गया? क्योंकि दीपावली पे भुजा मजबूत करनी होती है, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो हमें भाई की नीड होती है और हम भाई को गले लगाते हैं। होली हम खेलते हैं तो हमें देवर और भाभी की याद आती है, वो झूले याद आते हैं। रक्षाबंधन की कहे तो हम भाई बहन की याद आती है और हम झूले याद आते हैं। क्या आप मित्रों में से ये सभी जानते होंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार उस घर में मायूसी छाई रहती है जिस दिन उस घर में या तो बहन ना हो या भाई ना हो, केवल लड़कियां हो, केवल लड़के हो? क्या वो रक्षाबंधन अच्छे तरीके से मना सकते हैं? नहीं। नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा समाज, मान लीजिए जहां पे बच्चियां ही बच्चियां हैं और वहां से गलती से कोई लड़का निकलता है, रक्षाबंधन के दिन भी निकलता, तो वो पहले विचार करता है कि उसके माता पिता उसके घर पे है कि नहीं है, उसके वहां पे बड़ा बुजुर्ग कोई है कि नहीं है, तो मैं जाऊं रक्षाबंधन के लिए, नहीं तो नहीं जाऊं। और जहां लड़के ही लड़के हैं, क्या लड़की उस घर में बिना सोचे समझे पैर देकर के रक्षाबंधन के दिन भी चली जा सकती है, या उसके मन में संशय रहता है? संशय रहता है। जी नहीं ये जा क्या? सकती। नहीं जा सकती, संशय रहता है, उसके घर में बड़े बुजुर्ग है कि नहीं, उसके आचार विचार क्या है, कई प्रश्न आ जाते हैं। अब ये स्थिति हमारे भारत में हमारे आईक्यू के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से बैठ रही है। अब रक्षाबंधन के त्योहार की अगर बात करें तो रक्षाबंधन के त्योहार का जो व्यंजन है वो है खीर, सेवैया, मीठा, चटपटा। ये करता है आपकी बड़ी आंत की सफाई, ये करता है आपके फेफड़ों की सफाई, ये करता है आपके आमाशय की सफाई, ये करता है आपके पित्ताशय की सफाई। और ये त्योहार परंपरागत उसी हिसाब से बनाने पर ही करता है। अन्यथा आप इन तीनों त्योहारों पे, एक मेरा हलवाई मित्र है, मैं आपको थोड़ी देर बाद नंबर दे दूंगा, अगर उससे मिठाई मंगाएंगे तो वो अशुद्ध रखता है, लेकिन उससे मिठाई मंगाने पर और घर में त्योहार मनाने पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। नहीं। हालांकि मैं उस हलवाई का नाम दूंगा तो उसमें मेरा कमीशन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लाभ, मुझे लाभ मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। चाहते आपको खुद को लाभ चाहिए या दूसरे को लाभ देना चाहते हो? खुद को चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लाभ देना चाहते हो तो मैं साइटिका के 2 लाख रुपए लूंगा, माइग्रेन का 1 लाख रुपए लूंगा, कमर दर्द के 20,000 रुपए, है ना? मैं खोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, पैसा मांगने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मैं अच्छा काम भी करता हूँ। जी जी। ठीक ठीक समझ में आ रहा है?
जी बिल्कुल। आइए हम चलते हैं पौष और माघ महीने में। पौष और माघ महीने में जन्मा हुआ व्यक्ति या पौष और माघ महीने में जो प्रकृति की जो रचना होती है उसमें, अच्छा एक बात और बता देता हूं, मुझे याद आ गई आएगी। विज्ञान और ज्ञान बहुत अंतर है। मेरे घर में शयन कक्ष के अंदर और घर में हॉल में एक घड़ी लगी हुई है, दीवार घड़ी, समय सूचक यंत्र लगा हुआ है। वो मैं सोता हूं ना आजकल रात को, तो टक 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 आवाज आती है जब तक मुझे नींद नहीं आती। क्या ऐसा आप में से भी किसी ने एहसास किया है? जी बहुत सुंदर। जी जी। यही समय सूचक यंत्र गर्मी में भी चलता है, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी, गर्मी में अब पंखे कूलर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिना पंखे के भी आवाज नहीं आएगी। गौर नहीं किया भाई साहब। हाँ जी, अभी कर दीजिए, अभी आप कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए ना। अगर अब इसकी बात हम करें बिना पंखे में भी आवाज नहीं आएगी, इसका मतलब गर्मी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर अबोव 22-27, ठीक है? सही कह रहा हूं? जी जी सर्दी का मतलब ये होता है तापमान जो है 18-15 के नीचे, इसे हम सर्दी कहते हैं। जी ठीक है, अगर आपके पास एसी लगी हुई है तो उसे आप 27 के टेम्परेचर पर कर दीजिए और उस कमरे में जो दिशा सूचक यंत्र है, आवाज गायब हो जाएगी। सही कह रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको यह भी कह देता हूं कि आप दिन में घर में अकेले बैठे रहिए दोपहर में, अभी तो सूरज थोड़ी छुट्टियों पे जाने वाला है 5-10 दिन में, बाद में वापस बैठिए। दिन में बैठ करके आप उस घड़ी के टक टक की आवाज नहीं सुन सकते हैं अगर अकेले भी बैठे तो, लेकिन रात में वो सुनाई देती है। रात में इसलिए सुनाई देती है कि शांत हो जाता है पूरा माहौल। आपका पूरा पैक कमरा, पैक घर, टेम्परेचर होना चाहिए प्लस, इतनी सी बात है। ये करके देख लीजिए। आप अकेले बैठे हैं, रात में भी आप अकेले हैं और दिन में भी आप अकेले हैं। ये आपको अपने आप परीक्षण करना है, ये आपके लिए एक सूत्र है। दूसरा सूत्र मैं कल के लिए दूंगा, कल जो आने वाला है, कल के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। दुनिया की कोई ऐसी विषय वस्तु के बारे में आप मुझे अवगत कराएंगे जो बढ़ती नहीं है, जो घटती नहीं है, जो कम ज्यादा नहीं होती, जिसका आकार कभी परिवर्तन नहीं होता। ऐसी विषय वस्तु की लिस्ट बना करके लाएंगे। जो ज्यादा लिस्ट बना करके लाएगा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, उसे मैं कुछ अलग से गिफ्ट करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं। लेकिन बना के लाना, ये आपका होमवर्क है। आइए हम चलते हैं पौष और माघ के समय में। पौष और माघ जो है हमारे हिसाब से, इस प्रकृति के हिसाब से, इस ऋतु में चलने वाली वायु हमें शीत लहर में गिनी जाती है और ये हमें नुकसान करती है। इसके कारण हमें बीमारी आती है। और ये हम अगर देसी भाषा में बात करें तो यहाँ अग्नि जो है बचपन होती है। अग्नि का स्वभाव जो है बचपना होता है, यानी कि चलती तो है लेकिन मंद चलती है। अब इस मंद अवस्था में बचपन, अगर बचपन की जैसे याद आ रही तो मुझे याद आता है मेरा बचपना। मेरा बचपना यानी कि हंसना, खेलना, कूदना, किसी ने डांट दिया तो भी कोई बात नहीं, वापस मन जाना और एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसे बच्चों जैसे विचार छोटा छोटा कभी भी आ गया। अभी मैं 5 रुपए मांग रहा था पिताजी से, पिताजी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद वापस मांगने लग गया। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। गतिशील है। गतिशील का मतलब अभी यहाँ थोड़ी देर बाद वहां, थोड़ी देर बाद वहां। विचार भी गतिशील है, अभी ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। बल भी ज्यादा है, यानी कि मेरे सामर्थ्य के अनुसार से मुझे अगर 1 किलो उठाना है तो मैं 5 किलो उठाने का प्रयास करता हूं।
ये बचपन का स्वभाव होता है और पौष और माघ महीने में जन्मे व्यक्ति का यही स्वभाव होता है जन्म भर तक। कल तक मैं आपकी पूरी कुंडली आपके हिसाब से सेट कर दूंगा। आपको अपने आप को समझना है उस कुंडली को, बिना किसी साहित्य के, बिना किसी पंचांग के। तैयार है? जी आदरणीय जी। अब पौष और माघ महीने में जन्मा हुआ व्यक्ति का बचपन, जैसे कि वो बुढ़ा भी हो जाएगा, बुजुर्ग भी हो जाएगा, 50 साल भी हो जाएगा, 60 साल भी हो जाएगा, तो उसके मित्र उसे ये कहेंगे कि तू तो हाल बालक दिशान क्या करे, बालक जैसे क्या करता है, बच्चों जैसी क्या हरकतें करता है, ये उसको सुनने को मिलता है। आइए हम चलते हैं फाल्गुन और चैत्र की तरफ। फाल्गुन और चैत्र में ठीक ठीक गर्मी चालू हो जाती है, तो गर्मी में हम प्रौढ़ अवस्था में हो जाते हैं, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है और अग्नि की भी थोड़ी सी गति बढ़ जाती है। उस समय जन्मा हुआ व्यक्ति के विचार बहुत ही जल्दी, निर्णय फटाफट, ये करना, ये प्रोजेक्ट आया, ये करूं, अभी कर लेता हूं, आज से ही शुरू करता हूं और इसे तो मैं करके रहूंगा, ये भाव होता है। जोश बहुत होता है, होश की कमी होती है। निर्णय बहुत ही जल्दी ले लेता है, यानी कि उसे अच्छा बुरा देखने की कोई जरूरत नहीं। आज प्रोजेक्ट हाथ में लगा, आज के आज मैं काम करने के लिए तैयार हूं इस पे। इस समय जन्मे हुए व्यक्ति की बड़ी आंत, छोटी आंत और हृदय, हार्ट संबंधित ऑर्गन काम करते हैं और उसके संबंधित ही उसके बीमारी आएगी। पौष और माघ महीने में गॉल ब्लैडर और लीवर, यानी कि लीवर और पित्ताशय की ही बीमारी आ सकती है, इससे तीसरी कोई बीमारी नहीं आती है। और फाल्गुन और चैत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को छोटी आंत और हार्ट की बीमारी आ सकती है। आइए चलते हैं, फाल्गुन और चैत्र के बाद में आता है बैसाख और जेठ। बैसाख और जेठ के अंदर प्रचंड गर्मी होती है, चारों तरफ लाल ही लाल। लाल ही लाल का मतलब ये होता है उसमें हवा चल रही है तो भी गर्मी की चल रही है, धूप भी इतनी कड़ाके की जिसकी कोई बात नहीं है। यानी कि अग्नि की अगर बात करें तो एक तिली से पूरा संसार जल जाए, इतनी तेज अग्नि उस समय रहती है। इस समय जन्मा हुए व्यक्ति क्रोध वाला होता है, इतना क्रोध वाला कि सामने वाले को भस्म कर दे, साले की गलती हो तो नहीं सुनता, कैसे नहीं सुनता, अभी काट डालूंगा, ये स्थिति होती है इस समय जन्मे हुए व्यक्ति की। दूसरी स्थिति होती है अगर उसकी नहीं चलती या उसका बस नहीं चल रहा है, गुस्सा तो वो का वही, लेकिन अंदर घुटन होती है, काला कोयला होता है, बहुत अंदर ही अंदर से संकुचन होता है। आइए बैसाख जेठ के बाद में आषाढ़ और श्रावण की अगर बात करें, आषाढ़ और श्रावण में क्या होता है? आषाढ़ और श्रावण में बारिश, पृथ्वी बारिश होती है, तो उस समय हमारे सभी के पेट साफ होते हैं, आमाशय जो है क्लीन होता है, सभी को लगभग दस्त लगती है, यहां तक कि पशु पक्षी को भी दस्त लगती है। और इस समय जिसको दस्त नहीं लग रही वो आगे चल के बड़ी बीमारी से ग्रसित होगा, और गलती से इस समय दस्त लगने पर उसने मेडिसिन ले ली तो इतनी बढ़िया से बंद हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस चालू नहीं कर सकती, फिर वो कॉन्स्टिपेशन में सालों साल रहेगा। जी। अब प्रकृति के अंदर, प्रकृति साफ सफाई कर रही है अपने शरीर की, यानी कि पानी बहा करके पूरा जो भी मेला खुला है, थैली वेली पेपर कटर जो भी है, वो एक जगह जाकर के साफ सफाई क्लीन होते कि नहीं होती? जी जी जी। इस समय आमाशय और प्लीहा की सफाई होती है, आमाशय और प्लीहा की सफाई होती है इस समय। आइए चलते हैं आगे वाले मौसम के अंदर, आषाढ़ और श्रावण के बाद में भाद्रपद और अश्विन। भाद्रपद और अश्विन में जिसका जन्म होता है उसकी बड़ी आंत और फेफड़े में समस्या होती है, श्वास संबंधित समस्या हो सकती है। और इसके साथ ही उस समय जो जन्मा हुआ व्यक्ति है उसके उच्च विचार, बड़े विचार, यानी कि मैं इंदौर में हूं, मेरा कारखाना इंदौर में भी होना चाहिए, मेरा कारखाना रतलाम में भी होना चाहिए, मेरा जयपुर में भी होना चाहिए, मेरा वहां भी होना चाहिए, मेरा पूरा वर्ल्ड वाइड, यानी कि फ्रेंचाइजी दे दो सभी को और हम मॉनिटरिंग करेंगे,
इतना बड़ा दिल वाला होता है, अगर उसे कोई भी, और बच्चों से बड़ा लाड प्यार होता है। जी बोलिए। जी स्वयं बताइए पैदा हुए। बताइए भादू वाले को बताइए, भादू वाले भादू वाले का बता, मैंने कल ही बता दिया था अशोक भाई साहब आपका। भैया मैं भी चलिए, भादों में पैदा हुई। जी जी कोई बात नहीं। इनके विचार जो होते हैं, ये जो बचपना भी होता है ना इनका, ये जो बचपन में भी अगर होते हैं तो भी उच्च विचार होते हैं कि मुझे तो, जैसे मान लीजिए पढ़ाई 10वीं तक कर रहे हैं, लेकिन 10वीं के समय में भी उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा काम करूंगा, इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा। ये सारे छोटे मोटे, और हकीकत में बताऊं, उसे 5-10 लाख का प्रोजेक्ट तो समझ में नहीं आता। 5-10 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ के ऊपर की बात करो तो उसे कुछ सहनशीलता होती है। हाँ, ये आदमी मेरे काम का है, ये आदमी ठीक लग रहा है, ये अपनी तालमेल जो है ना इससे बैठ जाती है। इसी कारण एक ही घर में जन्मे हुए 5 भाई में से एक भाई से दोस्ती होती है, 4 से नहीं होती है। ये कारण ये है। क्या ये आज की साइंस पहचान पाएगी? नहीं। नहीं पहचान पाएगी। इसी प्रकार हम कल 24 घंटे की जर्नी भी करेंगे। 24 घंटे के अंदर क्या क्या होता है, 24 घंटे की जन्म के हिसाब से क्या क्या होता है, हम कौन कौन से ऑर्गन पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपको घड़ी का समय, महीने का समय और होने वाली स्थिति का समय बता दिया जाए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो आप सभी सामर्थ्यवान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। आइए प्रकृति अपनी चिकित्सा कैसे करती है जिसके इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको जानने के लिए हम वापस चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये खेल खेल में मैं बच्चा ही हूं, तो सभी को बच्चा ही समझ रहा हूं और आप सभी एक ही चीज में हैं। आइए खेल खेल में चिकित्सा कैसे सीखें। गुब्बारे में हवा भरी है और गुब्बारा गलती से फूट जाए तो हवा कहां जाएगी? आकाश में। आकाश की तरह। यानी कि हवा का जो कंट्रोलर है, हवा का जो नियंत्रण है, वो है आकाश। आकाश उसे पूरी भली भांति ठहरा लेगा। बोला जितनी आनी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। टायर फट गया तो हवा आकाश में गुल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आइए, अगर कहीं पे भी आग लग जाए, अग्नि तेज हो जाए, तबाह कर रही हो, तब हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं उस पे। पानी डालते हैं। यानी कि आग को संतुलित करने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। आइए, कहीं पे आपको पता है जब बारिश होती है तब भीनी भीनी खुशबू भी आती है, और जब बारिश होती है तो एक जगह पता चलता है कि पृथ्वी फट रही है, तबाह मचा रही है, पानी पूरा चारों तरफ फैल रहा है और पानी से पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। तो उस समय पृथ्वी क्या करती है? तांडव। जल तांडव अपने तो अंदर पानी कर रहा है। जल अपने अंदर करने के लिए, जल को नियंत्रण करने के लिए, पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए वहां पे घास फूस और पेड़ पौधे को इतना मजबूत कर देती है कि कितना भी पानी बह जा, मेरे ऊपर से निकल जाएगा। यानी कि जहां पे भी घास फूस अगर है, हरियाली अगर है, तो वहां की जमीन कटती है, उस जमीन को नुकसान होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। नहीं। यानी कि पृथ्वी अपनी पानी से सुरक्षा करनी है तो उसे झाड़ फूल, पेड़ पौधे, घास फूस उगाना पड़ता है, और वो पर्याप्त उसी समय उगाती है, बिना सोचे समझे। क्या हमें कोई एफर्ट लगाना पड़ता है इसके लिए? एक जगह पेड़ पौधे, यहाँ पे बारिश हो रही है, घास फूस है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, एक जगह पेड़ पौधे नहीं है, बारिश हो रही है, तो आप जमीन फटी हुई देख रहे हो। स्थिति यही होती है। चलिए, अब आकाश की अगर बात करें तो आकाश की बात में थोड़ा सा संशय हो जाता है, लेकिन संशय किसी भी बात की
करने की जरूरत नहीं है। आकाश को संतुलित करने के लिए आकाश हम एक तरह से परमपिता परमेश्वर की आहुति जो देते हैं वो बीचों बीच देते हैं, और वो अग्नि कुंड जो है हम बीचों बीच में रखते हैं। और अगर कोई इसमें सत्र में वास्तु का जानकार हो तो भी आकाश की दिशा सेंटर आती है और वहां पे ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वहां पे भी अनुष्ठान किया जाता है, वहां पे हवन कुंड बनाया जाता है, वहां पे परमपिता परमेश्वर को याद करने की जगह रखी जाती है। हवन आहुति अग्नि के साथ में उसी जगह दी जाती है। क्या ये भी सत्य है? आइए इसके साथ जी, आइए इसके साथ साथ अगर पानी तांडव करने लग जाए, पानी बहुत ही नुकसान करने लग जाए, पानी चारों तरफ खलबली मचाने लग जाए, तो हम क्या करते हैं? तालाब का निर्माण करते हैं, उस जगह उसको मिट्टी से भरते हैं और मिट्टी चारों तरफ रख करके उस पानी को एक जगह रखते हैं। अगर किसान भाई हैं तो पानी को जैसे जाने से बचाना है तो उसे मेड़ लगाते हैं, एक क्यारे में से दूसरे क्यारे में, एक पाखी में से दूसरी पाखी में, एक आरी में से दूसरी आरी में भेजने के लिए मिट्टी की सहायता लेते हैं जी। यानी कि पानी को विचलित होने से बचाने के लिए मिट्टी काम करती है। जी हाँ। इससे यह साबित होता है कि वायु को आकाश नियंत्रण कर रहा, अग्नि को जल नियंत्रण कर रही है, प्रचंड अग्नि को भी जल, पृथ्वी को वायु नियंत्रण कर रही है, आकाश को अग्नि नियंत्रण कर रही है और जल को पृथ्वी नियंत्रित कर रहा है ना? ये सारी चीजें जो आज के सत्र में अभी जो बताई गई हैं, ये सत्य साबित होती है कि नहीं होती है? दोबारा रिपीट करें सर। दोबारा, अब समय अपनी गति से चल रहा है, कल विषय रखेंगे। आज अब अपने प्रश्न उत्तर ही ले लेते हैं। अगर किसी के कोई संशय है या प्रश्न है या जैसा आदेश करेंगे योगाहार वाले सभी सदस्य, वैसा आगे की गति लेते हैं। जी धन्यवाद आदरणीय रंजीत जी। और मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार सर पतंजलि पीठ से सदन में उपस्थित हैं और पूरा आपका संवाद और मार्गदर्शन वो सुन रहे हैं, कल भी उन्होंने सुना, और मैं चाहूंगा उनका कमेंट ले लूं और फिर उसके बाद जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर आज की भी वार्ता। बहुत एक जो चीज मुझे समझ में आ रही है, जो शब्द समझ में आ रहा है अंग्रेजी में, वो है इंटरकनेक्टेडनेस। हमारा एक दूसरे से कैसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस प्रकृति का, इसका आपस में क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है। और इसकी वजह से हम सभी लोग चाहते हैं, मतलब वैज्ञानिक भी चाहते हैं, और प्रकृति का जो तालमेल है वो बिगड़े नहीं, वो संतुलन बना रहे। उसको अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस भी कहते हैं इकोलॉजिकल टर्म्स में। तो शायद इसी पर ही हमें अपने का चिंतन करना है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा आत्मा हो। वो सबका जो निचोड़ है वो सब शायद इसी तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, एक दूसरे के से जुड़ाव के जो कारक हैं, और उस कारक का कहीं पर भी अगर पहले तो पहचान करें, अगर भटकन हो रही है तो उसको संतुलित करने का प्रयास करें। शायद इसी तरफ हम मेरे जो समझ में आ रहा है कि इस चीजों को हम आपस में, मतलब पहले जो समझ बनाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझ हमारे पास न पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई, नहीं इसके ऊपर चर्चा की गई। तो आपके द्वारा पिछले 2 दिनों से जो वार्ता हो रही है, शायद इसी समझ को हमें बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और उसी से धीरे धीरे हमारी समझ विकसित होगी, तो हम संतुलन की तरफ बढ़ेंगे। पहले अपने स्वयं के, पहले तो हमारा दिमाग संतुलित होगा, ये जो दूसरी चीजें भरी गई हैं उसको हम वापस अपनी सनातन संस्कृति है उसके माध्यम से उसको बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो वो सनातन संस्कृति को समझ बनाते हुए शायद
इसका विस्तार हमारा आसपास अपने परिवार, मित्र, अन्य जगह पर भी धीरे धीरे हो सकता है। यात्रा बहुत लंबी है, इसमें बड़ा समय लगेगा, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में ऐसे जब व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, ये व्यवस्था ही नहीं की गई है, तो इसको करने में काफी समय मुझे लगता है कि होगा। तो इस विषय पर भी हमें चर्चा आने वाले समय में करनी चाहिए कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ये व्यवस्था बने, ये पुनर्स्थापित हो, पुनः जागृत हो। तो इस तरफ मुझे लगता है कि जैसे आजकल परिस्थितियां चल रही हैं, उसके आधार पर ये व्यवस्थाएं भी स्वयं विकसित होंगी। उसमें केवल हमने अपना आहुति देनी है, उसमें अपना सहयोग देना है। तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था के निर्माण पर हमें काम करने के तरीकों पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरा इतना ही। आप बिल्कुल प्रश्न लिए जाए आज, और हम चर्चा इसमें जारी रखेंगे। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। जी, कोई हैंड राइज करेंगे, कोई प्रश्न है? जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर कुमार ने ये कह दिया है कि समझ, यह बात सही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम जो समझ रहे हैं वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, और जो इस हम अपने परिधान में, अपनी सोच समझ में जो ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो नकल है। ये कहाँ से आई, ये किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ देख के कर रहे हैं। हम पहनावा, खाना, व्यवहार और कार्य जो अपने कर रहे हैं, वो हम सब देख कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आए, कौन ने हमारे मस्तिष्क में ऐसा दुष्प्रचार कर दिया, और आगे की जो तैयारी है वह हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा। यह आदरणीय पवन कुमार जी ने और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय जो लगातार संवाद कर रहे हैं कि समझिए और हम अपने विवेक से काम करिए। एक छोटा सा, जब कोई कंपनी होती है, जब वो दवा कंपनी होती है, एलोपैथी की दवा कंपनी होती है, तो वो किसी से कुछ चर्चा ना करते हुए बाजार में कोई फूड चला देती है, खाने की वस्तु उतार देती है, और वो वस्तु उतार करके समाज के हमारे नई जनरेशन उसको खाना शुरू कर देते हैं। अपने आप वह बीमार हो जाता है, और बीमार होकर अपने आप वो अस्पताल में पहुंच जाता है। अस्पताल वाले डॉक्टर वो दवा लिखता है, कंपनी की दवा बिकना शुरू हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं। ये साइलेंट जो हमारे साथ अटैक हो रहा है एलोपैथी का और बेमनुष्यता का, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। जी, अब आदरणीय हमारे मिथिलेश सिंह जी का सवाल था ठंडा और गर्मी में पानी का, और दूसरा सवाल है शरद वर्मा जी का। तो सबसे पहले मिथिलेश जी का सवाल, फिर शरद वर्मा जी का मोटे वजन कम करने का। जी सर। जी बताएं, सवाल वापस रिपीट करें। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी, ओम, सदन को नमन, वंदन। वही कि जैसा व्यवहारिक रूप से हमें लगता है कि पानी की आवश्यकता गर्मी में ज्यादा होती है, और एक प्रेजेंटेशन में भाई ने बताया था, प्राकृतिक खेती पे वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि इसके विपरीत है कि पानी की आवश्यकता पौधों को, खेत में और मनुष्य को भी सर्दी में ज्यादा होती है। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। इसके ऊपर चर्चा मैं करूं, मैंने आपको बताया था अगहन और कार्तिक। अगहन को और कार्तिक जो महीना है, ये विशेष रूप से जल का महीना है। जल का महीना हम इसलिए मानते हैं कि प्रकृति के अंदर, प्रकृति की अपनी व्यवस्था के अनुसार उसने इतना प्रकृति के अंदर चारों ओर जल भर के रखा है बारिश का, जो हमें वायु के माध्यम से आदान प्रदान होता है, पेड़ पौधों को भी आदान प्रदान होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता है। और इसके अलावा सूर्य की जो तेज है वो कम हो जाती है, तो वो पानी हमारे पास जितना पर्याप्त है उतना पर्याप्त हो जाता है। इसके कारण हम सर्दी के अंदर पानी कम लेते हैं, डिस्चार्ज ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक अपनी पारिवारिक घटना भी बता देता हूं। जब हम आज जैसे सेशन करते हैं, आज जहां कहीं पे भी ऑफलाइन हम सत्र लगाते हैं या सेमिनार रखते हैं, तो मुझे पता है एक 20 बाई 10 के कमरे में
10 या 15 लड़के आसानी से सो सकते हैं इस समय, यानी कि सर्दी के समय में। यही मुझे व्यवस्था मिलती है गर्मी के समय में। गर्मी के समय में अगर एक कमरे में 15 लड़कों को सुलाया जाए तो इससे तो बेटर मुझे लगता है फांसी खा के मर जाना चाहिए, इतना दम घुटता है। कमरा वही है, मेंबर वही है, लेकिन स्थिति भौगोलिक अनुसार, प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होना आवश्यक है। अब मैं अगर अपने शरीर की बात करूं तो शरीर को हम सर्दी में कैसा रखते हैं और गर्मी में कैसा रखते हैं, उसकी मैं एक और योजनाबद्ध बात बताता हूं। जब गर्मी के अंदर मुझे नींद आती है, मैं शयन कक्ष में या जहां कहीं पे भी छत में सोता हूं, तो मुझे पता है मैं ऐसे चौड़ा करके सो जाता हूं, इतना बाजू, मतलब पास में अगर कोई टच भी हो जाए तो मुझे गलत लगता है। क्यों टच हो गया भाई, गर्मी हो रही है। और ये सर्दी ऐसा पहले तो सिकड़ा हुआ रहता हूं ऐसा, और मेरे पास टच स्पर्श करके भी अगर कोई बैठ जाए ना तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। यहां तक कि जिस कक्ष में सोते हैं या जहां भी सोते हैं तो पास में, यानी कि 4-4 इंच की जगह भी अगर बच जाए या स्पर्श भी हो जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होती। यानी कि सर्दी में हमारा शरीर भी संकुचन की ओर रहता है और गर्मी में हमारा शरीर फैलाव की ओर रहता है। गर्मी में हमारे शरीर को जल की नीड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सूरज, यानी कि आप ही बहन ने अभी बताया था कि कहीं पे आग लग रही हो तो उसमें पानी डाला जाता है। कहीं पे जल का ज्यादा भराव हो रहा है तो वहां पे पृथ्वी मिट्टी डाली जाती है। भ्राता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो बंद है। आप वीडियो ऑन है भाई जी, वीडियो ऑन है जी। जी बहन, आपको समझ में आया? मिथिलेश बहन, आपको समझ में आया? जी भाई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक शब्द में भी संशय है तो तत्काल मुझे बताएं, मैं सुधारने के लिए तैयार हूं अगर गलती है तो। अगर कोई गलती संशय नहीं है, निवारण करने के लिए तैयार। अगला सवाल आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सर, मुझे वजन कम करना है। जी, वजन कम करने के लिए मैंने पहले कहा था कि पहले आप प्रकृति शरीर को पहचानिए, स्थूल शरीर को पहचानिए। आगे आने वाला है सत्र ना, जैसे कि हमने अभी आज समझा बहनों के माध्यम से, और इस सत्र के माध्यम से हमने समझा कि अगर वायु एक्सिस हो रही तो आकाश कंट्रोल करेगा, अगर अग्नि एक्सिस हो रही तो जल कंट्रोल करेगा, अगर पृथ्वी एक्सिस हो रही है तो वायु कंट्रोल करेगा, अगर जल एक्सिस हो रहा है तो पृथ्वी कंट्रोल कर रही है, पृथ्वी एक्सिस हो रहा है तो वायु कंट्रोल कर रही है। यानी कि ये पांचों। अब एक और आनंद वाली बात बताता हूं, आप मित्रों में से सभी ने स्टार देखा है? स्टार जी 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 देखा है। कितने कोने होते हैं उसमें? 5 कोने। अपने तत्व को कितने हैं? 5। अगर किसी का एक कोना गड़बड़ है, एक तत्व गड़बड़ है, तो क्या उसे स्टार मिलेगा? नो। अब मुझे बताओ, वो नर्सरी और बच्चों को पढ़ाने वाली बहन को ये पता है, बहन उस टीचर को ये पता है, उस अध्यापक को ये पता है कि ये बच्चा पूर्ण रूप से शरीर से स्वस्थ है, काम ठीक करता है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है, तो इसको स्टार दे देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? जी आजकल की बात कुछ और है, बोला मोटिवेशन के लिए भी दे देते हैं। चलिए आगे, और किसी का कोई प्रश्न है? शरद वर्मा जी का समाधान हाँ, हुआ? वो नहीं, एक्चुअली जैसे जब तक आप प्रकृति शरीर को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमारे शरीर को नहीं पहचानेंगे, मैं आपको मोटापे की मैंने आपको पहले ही माफी चाहता हूं,
पहले ही बता चुका हूं, अगर औषधियों से काम होता तो दुनिया भर की औषधियां हैं। हमें कब क्या जन्म, अब कल मैं जन्म के समय के बारे में बात करूंगा। सुबह 9 बजे जन्मा तो ये होगा, सुबह 11 बजे जन्मा तो ये होगा, रात को 3 बजे जन्मा तो ये होगा, ये सारी आ जाएगी। और ये सारी आपके ऊपर, अपने ऊपर खुद को लागू करनी है। कैसे लागू करनी है ये अगले दिन बताएंगे। जी जी महोदय नमस्कार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा। जी बोलिए। मैं पुनः आप बता सकेंगे चैत्र और बैसाख में जन्म लिए बच्चों के बारे में थोड़ा सा चैत्र 2-4 और बैसाख के जन्म लिए हुए बच्चे के जो ऑर्गन है, चैत्र और बैसाख के महीने में हमारा हार्ट और छोटी आंत का विषय रहता है। उस समय वो सक्रिय रहती है, मैक्सिमम काम वो करती है। क्यों करती है इसका हम कल बताएंगे। और अग्नि किशोरावस्था में होती है तो उसमें जोश बहुत होता है लेकिन होश थोड़ा कम रहता है। वो निर्णय बहुत ही जल्दबाजी में लेने की कोशिश कर लेता है। जी सुमित वर्मा जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा आपका जानना चाह रहा था कि आपका ये विज्ञान का अनुभव आपको कब से हुआ, कितने समय से आप कर रहे हैं, और इनकी जो आपने उपचार किए होंगे सबका आपने डेटाबेस बनाया है क्या? कल को अगर किसी कसौटी में इनको तोड़ना है तो वही जानना चाहता हूँ। जी मैं आवाज आपकी डबल आ रही है या ब्रेक हो रही है समझ नहीं पा रहा, वापस रिपीट कीजिए। जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको ये गो विज्ञान का अनुभव आप मतलब कब से कर रहे हैं और कहाँ से आप मतलब प्रशिक्षण कैसे आपको मिला हुआ, और जितने आपने मरीजों का उपचार किया होगा उसी का डेटाबेस आपने बनाया है क्या? उसका हाँ बहुत ही सुंदर सवाल। ये डेटाबेस में कोशिश करूंगा कल देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ में आपको अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो सर्टिफिकेट भी देंगे। और सारी व्यवस्थाएं मतलब करीब करीब कोरोना काल में हमने 30,000 के लगभग मेंबर का चिकित्सा किया है। हमारी जो सेवा मंडली है 60-70 जनों की सेवा मंडली समर्पित है और हम स्वागत करते हैं हर उस व्यक्ति का जो खुद निरोगी रहना चाहता है और समाज को निरोगी करना चाहता है, उसके लिए समर्पित हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम आगे चल के ये भी बात आ जाती है कि आर्थिक विषय भी इसके अंदर या आगे पीछे आने वाला है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे, क्या, कब, क्यों करना है, कितना करना है। इसके साथ साथ हम धर्म के विज्ञान को भी समझेंगे, राष्ट्र के विज्ञान को भी समझेंगे। कोशिश मैं करूंगा जब तक सदन का सहयोग रहेगा। जी एमएस पंचकर्मा जी। जी एमएस पंचकर्मा जी कुछ कह रहे हैं, हैंड राइज है। किसी का सवाल अगले 5 लगभग आप समय 8:30 इसलिए मैं चाह रहा हूं कि चूंकि आज आपका मार्गदर्शन दूसरा दिन और आगे मार्गदर्शन कल मिलेगा, और जो सवाल शेष रह गए हैं हमारे सभी भाई बहनों के कई सवाल हैं आपके संबोधन के बाद, कई समस्याएं हैं, समस्याएं और सवाल का समाधान कल हो। और आज गीता जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी भाई बहनों से कि हम जनमानस को पूरे 11 बजे, आज 23/12/2023 है, आज तारीख है, आज गीता जयंती है, 11 बजे हमें 3 श्लोक पढ़ना है। जो 3 श्लोक में मात्र 1 मिनट लगेगा। सामूहिक रूप से यह आह्वान किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी हमारे युगहार परिवार के सदस्य अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और अन्य भाई बहनों को भी प्रेरित करें कि हम 11 बजे, ठीक 11 बजे गीता का श्लोक 3 श्लोक का पाठ करें, और जिसमें हमारा मात्र जो है 1 मिनट का समय लगेगा, वह 1 मिनट अवश्य देने का कष्ट करें। और पहले इसमें हमारे पहले अध्याय का पहला श्लोक और 9वें अध्याय का 22वां श्लोक और 18वें अध्याय का 78वां श्लोक सबको पढ़ना है। ये प्रार्थना के साथ आज की ये वह कार्यक्रम का
हम समापन करते हैं। नीतू यादव जी ने आज बंबई से बहुत सुंदर योग कराया। उन बहन जी के पुरुषार्थ को नमन करता हूं, जो स्वैच्छिक रूप से हम सब योगाहार कार्यक्रम में अपना समय, अमूल्य समय दे रहे हैं। आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, आदरणीय रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार ज्ञापित करते हैं। और आपकी वजह से निश्चित है हमारे लोगों में जो जागृति, जो समझ बढ़ रही है, तो निश्चित है कि यह समाज में ठीक संदेश जा रहा है। आपने समय दे रहे हैं, इस समय का हम सादर सम्मान करते हुए आपका आभार ज्ञापित करते हैं। और हमारे इस सदन में उपस्थित जो हमारे भाई बहन, वैज्ञानिक, समाज सेवक, किसान भाई जो उपस्थित रहते हैं और संवाद करते हैं और ये समाज में का कल्याण करने के अर्थात समाज सेवा के भाव से स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आज इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल 5:30 बजे योग और 7 बजे आहार की क्लास में हम सब उपस्थित होंगे और नए साथियों के साथ उपस्थित होंगे, ताकि अधिक से अधिक समाज को हम गति दे सकें, समझ दे सकें और दिशा बदल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम। यह वीडियो में एक और सूचना देना चाहता हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब चैनल पर। योगाहार के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर प्रतिदिन ये रिकॉर्ड होता है और ये सब सुन सकेंगे। मैं इसको डालूंगा भी, ग्रुप में डालूंगा और फेसबुक पर भी डालता है, सोशल मीडिया पर सब पर डालता है। आप लोग भी इसको जरूर डालें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और किसी भी दिन का योगाहार का आप संवाद सुन सकते हैं, अपना सवाल, उसकी समस्या और समाधान सब सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, योगाहार के नाम से रहता है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम जी ओम। सभी को प्रणाम, नमन। आज का यही सत्र, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने, आप सभी मित्रों ने समय दिया, निकाला अपने लिए, देश के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भाई, मैं कल का जो होमवर्क आपने दिया एक बार आप रिपीट कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की या ब्रह्मांड की कोई ऐसी विषय वस्तु की सारणी बनानी है जिसकी गति और जिसका शेप नहीं बदलता हो, जो बढ़ती नहीं हो, जो घटती नहीं हो, कम ज्यादा नहीं होती, जी, ये सारणी बना के लानी है। क्या वस्तु का नाम पूछा? कोई भी हो, कुछ भी, जो भी दिख जाए आपको। आंख दिख जाए आंख लिख लेना, कान दिख जाए कान लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी गति सबसे तीव्र हो। नहीं, जिसकी गति ना हो, जो गतिशील ना हो, वो परिवर्तनशील ना हो और जिसका शेप या आकार बदलता ना हो, जी, वो चीज। आप ही लेंगे का इनाम मिथिलेश बहन जी? नहीं ऐसा नहीं लग रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा यही है कि मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई थी भाई, इसलिए रिपीट किया है। बिल्कुल। नहीं तो सबको कहा दिखाई प्रयास थोड़ी है, करना लीजिए ना। मुझे तो इनाम स्वतः ही मिल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है यहाँ। बढ़ती और घटती नहीं है, जो चीज घटती और बढ़ती नहीं है वो उसके सूची आज के चीफ गेस्ट महोदय ने मांगी है कि अपनी अपनी सूची लाए, जो ज्यादा से ज्यादा सूची नाम देगा उसको जो है सम्मानित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ओम।